बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं और उसका जो हमारा पर्पज़ होता है या जो भी हम किसी भी तरह की जो एजुकेशन डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो मेन जो हमारा पर्पज़ होता है, जो हमारा विजन है, जो हमारा मकसद है, वो अपने नाजरीन को एजुकेट करना है ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं भी दुनिया के खित्ते में हैं, वो हमारी आवाज़ सुनेंगे तो उनका नॉलेज जो है वो इस कदर अपडेट होना चाहिए क्योंकि उनको अपनी ही सेहत के ऊपर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और अब मैंने आपको इसको ट्रीट किस तरह करना है। तो हमने डेली बेसिस के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के इवेंट के हवाले से करें तो उसमें जो भी आपकी करंट कंप्लेन चल रही होती हैं या एज ए क्लिनिशियन, प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर, मैं जो अपने क्लिनिकल ट्रायल में जो चीज़ें फील करता हूँ या पेशेंट को देखता हूँ या जिस चीज़ के अंदर पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुला के एक्सपर्ट को बुलाएं और उन्हीं की ज़ुबानी आपके मसाइल का हल सुने। तो इसी तरह जैसे आपने देखा है कि मौसम चेंज हुआ, अब इस वक्त चूँकि शदीद सर्दी है, दिसंबर का महीना है, तो इस वक्त हमारे यहाँ बड़े बड़े जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ पे स्मोक का एक राज है। स्मोक की वजह से जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस इंसानी बॉडी पे आती हैं उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपकी आइज़ पे हों, वो आपकी स्किन पे हों, वो आपकी बॉडी पे हों या वो किसी भी तरह से आपको आपकी सेहत के हवाले से जितनी भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या कोई अलामतें आपकी बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं या ज़िंदगी आपकी तंग हो जाती है या कारोबारी और माशी पहिया रुक जाता है, तो स्मोक बेसिकली क्या चीज़ है, स्मोक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे प्रिवेंट अपने आप को कैसे किया जा सकता है या अपने आप को आप किस तरह बचा सकते हैं कि जो स्मोक के बैड असरात आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं। इस पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, मदऊ किया है, इनवाइट किया है, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद जो पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं और लीगल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको मैंने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ हेल्थ स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा का इंट्रो ये है कि डॉक्टर साहबा ने बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट अरेंज करने होते हैं, कर रही होती हैं या पीछे माजी में कर चुकी होती हैं, प्रेजेंट जो आगे फ्यूचर में प्लान कर रही होती हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बन गए और बड़े बड़े कंसल्टेंट भी अवेलेबल हैं, बड़ी सी बड़ी जगह पे आपको हर तरह की मशीनरी और हर तरह के जदीद आलात भी मुयस्सर हैं, लेकिन बीमारियों से आपने अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है, बचाना कैसे है, उस पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कम हो रहा है। तो इस काम को ज़्यादा फोकस करके डॉक्टर फातिमा मजीद जो है वो इसको रन कर रही हैं। तो हम इंशाल्लाह स्मोक के ऊपर जो बात करेंगे वो हम डॉक्टर फातिमा मजीद से करेंगे। इसी तरह मेरी दूसरी गेस्ट, जैसे कि आपने देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन हो या जनाना बांझपन हो, ये दोनों की दोनों काबिले इलाज हैं। हमारे यहाँ जो नीम हकीम ख़तरा जान या कुछ ऐसे कम क्वालिफाइड लोग या नॉन क्वालिफाइड लोग या LHV या दाइयाँ या नर्सें जो छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं या ऐसे पुराने हकीम जिनका नॉलेज जो है वो वहीं पे रुका होता है, तो वो लोगों को ये बात करके मिसगाइड करते हैं कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी हो गई यानी मर्दाना बांझपन हो गया या फीमेल इनफर्टिलिटी हो गई, जनाना बांझपन हो गया या आपको बेऔलादी जैसे कोई मसाइल आ गए, तो उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन चूँकि बेस्ड ऑन साइंस हमने इन चीज़ों को प्रूव किया है और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इसी दौरान में जब आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप कोई स्कैन करवाते हैं, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो आपको PCOS और PCOD के मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चादानी के अंदर कई किस्म की चेंजिंग आती हैं और आपको बेऔलादी की तरफ वो ले जाते हैं। इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसको कैसे ट्रीट करना है, अगर आपका वेट बढ़ने से आपके PCOS या PCOD के मसाइल हैं तो उसको किस तरह आपने रिडक्शन करनी है, किस तरह आपने अपने आप को ठीक करके तो अपनी फीमेल इनफर्टिलिटी को ख़त्म करना है। इस पर बात करने के लिए हमने माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अनीका जाहिद को अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है। डॉक्टर साहबा, मैं आपको भी अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्मोक पे बात करनी है और स्मोक पर बात करने के लिए
चूँकि डॉक्टर फातिमा मजीद मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि नॉलेज का कोई हिस्सा भी डॉक्टर साहब अपने दिल में वापस लेके ना जाएं। हम हर तरह से इनसे हर तरह की बात निकलवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि स्मोक है क्या चीज़? जी, स्मोक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दिस इज स्मोक एंड फोग। अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ तरह के आप कह लें कि केमिकल फ्यूम जिसे कहते हैं, फ्यूम पार्टिकल्स, फोग एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका एक मजमुआ है। और आजकल आप देख रहे हैं कि शहर लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारी दूसरे हेल्थ के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ साथ स्मोक इस वक्त दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमर्जिंग एमरजेंसी के तौर पे जो है वो सामने आ रही है, जिसको इस वक्त जो है वो कैटर करने की ज़रूरत है। स्मोक पे मैं डिटेल में जाने से पहले इसका इंटरनेशनल बैकग्राउंड आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो हमारे बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनमें 1850s की दहाई के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। स्पेशली यूके के अंदर, यूके की स्टेट में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में जो है वो स्मोक को आइडेंटिफाई किया गया था और इस स्मोक की वजह से होने वाला मोर्टेलिटी रेट जो था वो अराउंड 1000 पॉपुलेशन जो था वो मोर्टेलिटी रेट इसका एस्टिमेट किया गया। आफ्टर डैट यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके के बाद 19s की दहाई के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर स्टेट कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर जो है वो इस एपिडेमिक को एज अ स्मोक जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। आप ये कह रही है कि इंटरनेशनल भी स्मोक होती है? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल भी स्मोक होती है और ये कॉन्सेप्ट 18s की दहाई से है। 18s में मैंने आपको बताया कि पहले यूके में एंड देन फिर यूएसए में 19s में आया। सो इट इज़ अ बैक हिस्ट्री। नाउ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी इमर्जिंग जो है वो किस ईयर से स्टार्ट हुई। तो 2000 में जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो स्मोक एज अ पोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई हुई पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास कराची है, पेशावर है और लाहौर है। और करंट स्टैट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लाहौर जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है स्मोक की कॉम्प्लिकेशंस में, और पेशावर हमारे पास जो है वो एज अ सेकंड लार्जेस्ट सिटी, एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पे जो है वो सामने आ रहा है। सो स्मोक जैसे कि आपने मैं आपको बताना चाहूँगी इन डिटेल कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। इसके अंदर जो है दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ को आप स्मोक और फोग में कंसीडर कर लें? जी बिल्कुल। इसके अंदर स्मोक की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। अगर हम इसको ब्रॉडली स्पीकिंग में अगर कहूँ तो एक हमारे पास क्लासिकल स्मोक होती है और दूसरी फोटोकेमिकल स्मोक होती है। क्लासिकल स्मोक को हम सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हैं या लंदन स्मोक भी कहते हैं। और ये नाम से जाहिर है कि इसको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि जो हमारे पास सल्फ्यूरियस स्मोक है या आप कह लें कि लंदन स्मोक है, वो लंदन में फर्स्ट टाइम 18s की दहाई में जो है वो रिपोर्ट हुई थी, जिससे 1000 के अराउंड जो है वो मोर्टेलिटी रेट रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लॉस एंजलिस स्मोक है या जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लॉस एंजलिस और यूएस स्टेट। अब दोनों की मैं थोड़ी सी कंप्राइजिंग पे अगर बात करूं तो सल्फ्यूरियस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपका जितना भी फिर बॉडी पे इफेक्ट भी ज़्यादा, डेफिनेटली इसके बॉडी पे इफेक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है। इन पार्टिकल्स के साथ साथ जो मेन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग है वो पार्टिकुलेट मैटर्स है। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और दूसरा सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स है। पार्टिकुलेट मैटर्स बेसिकली हमारे पास सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि वाटर कंटेंट जब सल्फर हमारे साथ उसके साथ मिल जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। सो इनका साइज जैसे जैसे छोटा होता जाता है, नैनो माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता जाता है, वैसे वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी एक्सेस जो है वो ईजी होती जाती है। एंड इवेंचुअली they would be part of our bloodstream as well as our airway. So that's why जो आप आजकल देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके इफेक्ट होते हैं मेंटल इशू के ऊपर भी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसके आप कह लें कि सीवियर किस्म के मेंटल इफेक्ट्स देखे गए हैं। हाइल्यूसिनेशन है, डेल्यूजन है, मेंटल डिस्टॉर्शन है, ओवरऑल आप कह लें कि इससे जो नौजिया है, वॉमिटिंग है, ये चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। और जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड लंदन स्मोक है वो टोटली ना सिर्फ इंटरनेशनली अगर बात की जाए बल्कि नेशनली भी उसने बहुत सी मेटल कंटेनिंग जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी इरोड किया है।
एसिड रेन की फॉर्म के अंदर, और बहुत से आप कह लें कि जो हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी उसने एरोड किया है। बेसिकली अगर बात की जाए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास एम्बिएंट पोल्यूशन होती है जिसे हम आउटडोर पोल्यूशन कहते हैं, और दूसरी हमारे पास इंडोर पोल्यूशन होती है। इंडोर पोल्यूशन होती है। इंडोर पोल्यूशन बेसिकली इज अ डोमेस्टिक काइंड ऑफ पोल्यूशन, एंड एम्बिएंट पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन मतलब हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, ओपन एरियाज हैं, हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, हमारे पास अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर है। फिर इनसे निकलने वाला आगे कंटेंट भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन की बात करूं तो उसमें वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, कोल है, सूट है। सूट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन भी हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉमन पब्लिक या आप कह लें कि हमारे पास जो ले पर्सन है उसको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँगी कि ओजोन जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे आता है, सामने आता है नेम ओजोन का, तो हम वही पर्टिकुलर ओजोन की बात करते हैं जो कि हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ओजोन। जब हम मूव करते हैं अपनी अर्थ सरफेस से 5 मील्स अवे टूवर्ड्स स्पेस, तो 5 मील्स अवे के बाद की जो लेयर होती है वो हमारे पास नॉर्मल और हेल्दी ओजोन के अंदर कंसिडर होती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोस्फीयर ओजोन। ऑन द अदर हैंड O3 बेसिकली वॉलेटाइल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली ग्राउंडेड लेयर ओजोन जो है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन, फॉर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ। सो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद स्मोक जो है वो सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन या एम्बिएंट पोल्यूशन से ही पैदा हो रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूँगी अवामुन्नास को कि इंडोर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर। ओवरऑल हमारे स्मोक, मोर देन 2 स्मोक जो है उससे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हमारे पास सल्फर ऑक्साइड हो गई, हमारे पास अदर मीथेन गैस हो गई, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। वो घरों में होने वाला पेंट जिसमें से लेड का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो उससे निकलते रहते हैं, कई तरह के केमिकल्स मिक्स होते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे बाथरूम क्लीनर्स हो गए, टाइल क्लीनर्स हो गए, इनसे निकलने वाले अच्छा, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं जो आपके किचन का सामान है, आपके बाथरूम में यूज होने वाले केमिकल्स हैं या कलर्स में जो होते हैं, ये सारे इसका इफेक्ट बनते हैं, जरिया बनते हैं इसका? जी बिल्कुल। दीज आर ऑल इनविजिबल पल्यूटेंट्स, इनविजिबल फ्यूम्स जो कि हमें नज़र नहीं आते। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड is the major content in all these organic compounds। इसका मतलब है कि जो लोग पुराने वक्तों में कच्चे घरों में रहते थे बगैर पेंट के, वो ज़्यादा सेफ थे बनिस्बत आज की कोठी और बंगलों से। डेफिनेटली जैसे जैसे इंसान मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमारी इस अर्बनाइजेशन मूव की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इससे इम्यूनिटी भी कम्प्रोमाइज़ होती है। जी बिल्कुल, इससे इम्यूनिटी भी कम्प्रोमाइज़ हो रही है, और यही वजह है कि हमारे जो बॉडी है वो बहुत से अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ का पार्ट ईजीली बन रही है आजकल के दौर के अंदर। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूँगी कि एम्बिएंट पोल्यूशन तो एक मेजर इशू है ही है, जिसे हम आउटडोर पोल्यूशन का नाम देते हैं। हमें इनडोर पोल्यूशन जो कि हमारे अपने लेवल पे है, जैसे कि हम कॉमन पब्लिक है, हम अपने घरों में रह रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं, जिसमें डिफरेंट स्प्रेज आ जाते हैं, डिफरेंट आपके टाइल क्लीनर आ जाते हैं, आपके ये बाथरूम क्लीनर आ जाते हैं। हम स्टोव्स और हीटर, आजकल जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में क्या है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे हम घरों के दरवाजे बंद करके जो है वो हीटर ऑन किए हुए हैं, ओवन का यूज़ कर रहे हैं, 2-2 घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, फ्रिज है। तो दीज आर ऑल कह लें कि एट रिस्क फॉर दी स्मोक फॉर्मेशन। इवेंचुअली हम इन सब चीज़ों का कह लें कि आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो उसको हम स्पेस के अंदर या आउटडोर जो है वो भेज रहे हैं। सो वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्मोक इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो है वो ज़्यादा हो रही है। और स्मोक को मेजर करने का सिर्फ एक ही आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी ठीक है, यहाँ पे ही हम इंशाल्लाह दोबारा नाज़रीन हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब को हम अटैच करते हैं, साथ अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को सबसे पहले ये बताएं कि PCOS और PCOD क्या है? PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़, ये एक बहुत कॉमन हार्मोनल इशू है जो कि फ़ीमेल्स को अफेक्ट करता है। किन फ़ीमेल्स को? जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है इरेगुलर और मिस्ड मेंस्ट्रुएशन और ऑयली स्किन
और एक्नी, फेशियल हेयर्स, इवन हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली आपकी नेक पे, आपके अंडर आर्म्स पे, आपकी चेस्ट पे, आपकी बैक पे, और आपका वेट गेन होना, ओबेसिटी, ये भी इसके सिम्टम्स में। और कौन से ओबेसिटी, स्पेशली आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिर डार्क पैचेस आपके लोअर एब्डोमिनल पेट का जो ज्यादा लटक जाना, वेट बढ़ जाना, पेल्विक मसल का साइज बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें उसमें जी ये इसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। फिर आपके डार्क पैचेस बन जाते हैं आपकी नेक पे, थिक और डार्क पैच बन जाते हैं नेक पर, अंडर आर्म्स पर। और इसके अलावा आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आता है। असल में इसमें क्या आता है, आपके जो मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल्स में मेल हार्मोन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जब आप पीसीएस की तरफ जाते हैं तो आपके मेल हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। वो लेवल्स बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, जो मेल डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल्स में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हेयर फॉल, बाल्डनेस, फेशियल हेयर्स, आपकी जो वॉइस है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आपकी जो स्किन है उस पर ड्राई पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं इसमें। ये पहले आपको ये जो पीसीओएस या पीसीओडी के जब मसाइल शुरू होते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि नाजरीन हमारे यहाँ चूँकि खाना पीना बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी खानों का बहुत ज़्यादा है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से आप लोग लेजीनेस हो जाते हैं। कुछ को ख़ानदानी मोटापा होता है, कुछ को जो है ना वो लगर्जी की वजह से मोटापा होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से अपने आप को, अपने वेट को गेन कर लेते हैं। तो फीमेल के अंदर वेट का बढ़ जाना बेसिकली वो काज है, कॉल्ड करता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रही। तो डॉक्टर साहब डाइट पैटर्न में क्या चीज़ें चेंजिंग करनी चाहिए कि जो आपका वेट भी मेंटेन रहे और पीसीओएस या पीसीओडी से आप अपने आप को महफूज रख सकें? देखिए, जो पीसीएस है उसका जो एग्जैक्ट कोज है वो तो नोन नहीं है अभी तक, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ओबेसिटी इसका रिस्क फैक्टर हो सकती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस रिस्क फैक्टर है इसका। फिर इसके अलावा आपके जीन्स, मतलब अगर आपकी मदर को है, आपकी सिस्टर को है, तो ये भी लीड कर मतलब ये एक इंडिकेटर है कि आपको भी पीसीएस हो सकता है। फिर आपका जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो 2-3 मैंने रिस्क बताए हैं, अल्टीमेटली ये रिस्क फैक्टर्स क्यों हो रहे हैं, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मेन वो हमारे लाइफस्टाइल की ही है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू पीसीएस। और स्मोक के भी कुछ असरात होते हैं पीसीओएस वाले मरीज जो आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक स्मोक है। जी तो स्मोक के दिनों में आपके पास पीसीओएस के पेशेंट कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि ट्रैवलिंग में परेशानी होती होगी लोगों को? नहीं, इसका स्मोक के साथ तो ऐसा कोई डायरेक्ट उस तरह से ताल्लुक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई नहीं है। एग्जैक्टली आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि लोग स्मोक की वजह से घरों से कम निकलते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते हैं, इंडोर रहना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जाती है। तो दिस इज़ हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट। अच्छा, तो इसमें एक्सरसाइज जो होती है वो मिनिमम मेल हो या फीमेल हो, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं पीसीओएस और पीसीओडी वाले जो पेशेंट होती हैं? जी इनको कितना टाइम जो है वो कंटिन्यू पैदल चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए? इनके लिए इस तरह से है कि ये लाइट वॉक से स्टार्ट लें और डेली 30 to 35 मिनट्स के लिए वॉक करें। अपनी जो डेली रूटीन है उसके अलावा से, मतलब ये ना कहें कि हमारा तो पूरा बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, हम वॉक नहीं कर सकते और हमारी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ है। इस चीज़ के अलावा डेली 30 to 35 मिनट्स ये लाइट वॉक करें। इससे इनकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, सर्कुलेशन बेहतर होने से इनकी हार्मोनल प्रोफाइल बेहतर होगी, और डेफिनेटली जब हार्मोनल प्रोफाइल बेहतर होगी तो वो इश्यूज़ नहीं होंगे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहे हैं। तो एक हफ्ते में 150 मिनट तक मिनिमम इन लोगों ने वॉक करनी है। वो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक, या इसको मतलब डेली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं 150 मिनट्स को। जी नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हमारे पास चूँकि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हमारे पास डॉक्टर फातिमा मजीद मौजूद हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि फोक के दौरान वॉक किस तरह की जा सकती है या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम टू द बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक में हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहबान चूँकि ये कोलीग्स भी हैं मेरी, हमारे साथ काम भी करती हैं, तो हम कर रहे थे कि हाँ आपको जो ना स्माइली फेस रखना चाहिए, यानी अपना चेहरा जो है ना उसको मुस्कुराहट में रखना चाहिए ताकि देखने वाला भी हंसे, और हम खुद भी जो है वो इस तरह की बात भी हम इस अंदाज में कर रहे हैं कि आपकी जो परेशानियाँ हैं उसका आसान अल्फाज में हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसलिए खुद भी हंसिए, हमें भी हंसने पे मजबूर कीजिए और हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच रहिए। हम डॉक्टर साहबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहबा, स्मोक के दौरान वॉक जो करते हैं मेरे जैसे लोग या डिफरेंट और लोग, तो उनको वॉक करते वक्त क्या क्या अपनी प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन से टाइम में वॉक करनी चाहिए? स्मोक बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है कि स्मोक हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सिर्फ विंटर सीजन में ही मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं है, स्मोक जो है वो 4 सीज़न में है। स्मोक हमारे पास समर में भी मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि विंटर में टेम्परेचर हमारा फॉल कर जाता है तो वो हमें उसकी अपीयरेंस हमें अपेरेंटली वो नज़र आना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड हमें गर्मियाँ क्या हो, सर्दियाँ क्या हो। बात ये डालना चाहता हूँ कि हवा में नमी की कम होने की वजह से ये फॉग ज़्यादा आ जाती है गर्मियों में, वो आप समझती है कि उसमें जज़ब रहती है, नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है। और मेनली जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक है। फोटोकेमिकल स्मोक टाइप ऑफ स्मोक है जिसमें मेनली जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ और O3 ओजोन के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। तो अंडर दी सनलाइट जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होती है। और लाहौर में स्पेसिफिकली जो इस वक्त आपको स्मोक नज़र आ रही है वो फोटोकेमिकल स्मोक ही है। ये 2 रिएक्शंस जो मैंने आपको बताया, केमिकल रिएक्शंस, ये उनके कॉम्बिनेशन से बन रही है। और O3 जो लेयर है वो बुरी तरह से जो है वो स्किन को, आपकी लंग्स को और आपकी आई को जो है वो मुतासर कर रही है। अगर मैं प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो डेफिनेटली एक्सरसाइज तो हमें 4 सीज़न करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, स्मोक है और हमें अपना मिनिमम एक्सपोजर देना है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। घरों में ज़्यादा हम स्टे करें, वट एवर हमें यूनिवर्सिटीज़ जाना है, कॉलेजेस जाना है, ऑफिस जाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने जाना है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घर में रह के जो है मेन एक्सरसाइज हैं आप उसको घर में भी कर सकते हैं। जो हल्की फुल्की वॉक है आप अपने सहन में कर सकते हैं, या अपने आप कॉरिडोर है अगर घर में तो आप कॉरिडोर में भी उसको कर सकते हैं एक्सरसाइज को। लेकिन बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल या लिमिटेड लाइफस्टाइल ड्यू टू स्मोक जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है हमें 4 सीज़न अपना पार्ट बनाना चाहिए। जी डॉक्टर अनिका, जैसे आपने देखा कि आजकल पहले कीटो डाइट होती थी, उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी फोकस करने की कोशिश की, फिर उसके बाद वो इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई, अब लोग उसके ऊपर ज़्यादा चले गए। तो कुछ ऐसे लोग जो मेरे जैसे नालायक लोग हैं जो इस तरह के काम यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाते, या वो कीटो डाइट वाली भी उनके अंदर सलाहियत नहीं होती, तो वो अपने वेट को कैसे रिड्यूस करें? और जो फीमेल हैं ख़ास तौर पे जिनके ऊपर हमारा फोकस है आज PCOD और PCOS के ऊपर, तो वो किस तरह अपना वेट कम करके PCOS को रिलीज़ कर सकती हैं, रिवर्स कर सकती हैं? देखिए, ये जो कीटो डाइट है या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये सस्टेनेबल तरीके नहीं है। मतलब आप इन चीज़ों को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं, जैसे हमने देखा जो फैटी एसिड जो हमारे सेल होते हैं ना, ये बेसिकली बड़े ढीठ किस्म के होते हैं। अगर आपने जितनी मर्जी भूख कर ली, ये डेड हो जाएंगे। जब आप दोबारा 2 शादियां खाएंगे फिर उधर ही आ जाएंगे। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ के हम इस डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो ही नहीं कर सकते, यही तो वजह है। ठीक है, तो फिर क्या एक अच्छा और हेल्दी तरीका हो सकता है अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए और PCOS को मैनेज करने के लिए? उसमें यही है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि अपनी डाइट में से अनहेल्दी ऑप्शंस को बिल्कुल ऑमिट कर देना है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, जिसमें शुगर आ जाती है, रिफाइंड फ्लावर आ जाता है, इसमें सॉल्ट आ जाता है। जैसे अब हमारा कुकिंग स्टाइल इस तरह का है कि उसमें सॉल्ट, जो हमें सोडियम का इंटेक डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है 2300 माइक्रोग्राम्स, वो हमारे डाइटरी जो स्टाइल है उसमें हमें मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई फूड लिया उसके साथ एक्स्ट्रा स्प्रिंकल करके ऐड कर लिया, जैसे एग लिया, एग में ऑलरेडी है सोडियम, उसमें ले लिया, जैसे ऑरेंजेस लिए उसके साथ गैर जरूरी तौर पे ऊपर छिड़का लगा एग्जैक्टली या तड़का लगा दिया। तो इस तरह से ये जो आप अपने सोडियम का इंटेक बढ़ा देते हैं, इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो सोडियम इंटेक की रिकमेंडेशंस है वो हमारा जो डाइटरी और स्टाइल है उसमें वो पूरी हो जाती है। जैसे हमारे घर खाना जो बनता है उसमें जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं वो इतनी अमाउंट में होता है कि जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसको मीट कर दे, इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों पर ऐड करें। ठीक है, तो एक तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट का एडिशन है आपने उसको अवॉइड करना है। सेकेंडली आपने कार्बोनेटेड बेवरेजेस को अवॉइड करना है, और इसके अलावा आपने अपनी रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बहुत मुश्किल किस्म की एक्सरसाइज करें या घर से बाहर जाएं या घर ही कुछ टफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज अपनाएं जो आपके लिए मुश्किल हो। इसका सिंपल और जो ईजीएस्ट वे है वो यही है कि आप अपनी रूटीन में वॉक को ऐड करें।
ठीक है। आइदर अगर आप 30-35 मिनट्स के लिए एक साथ नहीं भी कर सकते तो आप इसको सेशंस में कर लें, 2 सेशंस में कर लें, 3 सेशंस में कर लें, प्री मील कर लें, पोस्ट मील कर लें। अच्छा, आपके पास ऐसी फीमेल रिपोर्ट होती है जो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी आती है, तो मैं कहता हूँ माँ जी आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, जी जी या बेटा आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, तो वो कहती है डॉक्टर साहब मैं कपड़े बड़े धोनी है, सारा दिन ऊपर नीचे जानी, तो क्या ये भी एक्सरसाइज में काउंट होती है? जी जी, ये तो बहुत कॉमन है। मतलब जब भी फीमेल्स आएंगी ना वो आपको ये बताएंगी, देखें मेरे इतने मैं बच्चे खाती हैं। भी कुछ नहीं तो चलती रहनी, जी जी वजन फिर बढ़ गया। जी जी, तो मुझे उनको देखना होता है, तो मैं तो सारा दिन बिजी ही रहती हूँ। आप मुझे वॉक का कह रही हैं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कैसे करूँगी, मेरा तो सारा दिन यही काम होता है चलना फिरना। देखें उसको हम वॉक में नहीं कंसिडर कर सकते, उसकी 2-3 वजूहात हैं। हम वॉक का क्यों कहते हैं, सर्कुलेशन बेहतर हो, आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो बेहतर हो। हेल्थ की डेफिनेशन में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी सोशल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है। तो जब आप वॉक करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। जब आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है तो जो आपकी बॉडी का ओवरऑल सिस्टम है उसमें बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो जो आप एक्स्ट्रा से वॉक करते हैं ना, मतलब अपनी रूटीन से टाइम निकाल कर, ठीक है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो दिस इज़ हाउ कि ये आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी बेहतर करती है। तो ये जो आपकी डेली रूटीन है, इधर वो जितनी मर्जी भी हेक्टिक है, आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते वॉक में। जी नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहब के पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जब डॉक्टर साहब नेक्स्ट में आपके पास आऊँगा तो जितने भी हम बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम 1 घंटा वॉक करें तो मेरा ख्याल है को 300 या 350 कैलोरीज आप बर्न करते हैं। तो इसमें एक बर्गर में 400 कैलोरीज होती हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि PCOS और PCOD के ऊपर इस डाइट का क्या है। नाजरीन, अब मैं चूँकि हमारे पास डॉक्टर फातिमा मजीद मौजूद हैं तो उनसे हम जान रहे हैं कि जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी खित्ते में, किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, उसके जो अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होते हैं, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रही। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है या गवर्नमेंट लेवल पे मैनेजमेंट जो है वो आपकी स्मोक से निपटने के लिए क्या इकदाम कर? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर इसको कंट्री लेवल पे देखें या नेशन लेवल पे देखें, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी देखें, तो इसमें सबसे पहले मैं आलमी दायरा सेहत की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और अपनी कॉमन पब्लिक के भी नॉलेज में ये चीज़ देना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 2020 के एक स्टैट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको फ़िज़ाई आलूदगी की 2 इकसाम बताई हैं, एक एम्बियंट पोल्यूशन है यानी इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन। इन दोनों ने मिलके प्री मेच्योर डेथ्स को जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इसका ऑलमोस्ट अगर नंबर देखा जाए तो वो 6.7 मिलियन के अराउंड है। तो 2020 के अंदर हमें 6.7 मिलियन अगर प्री मेच्योर डेथ्स मिल रही हैं, इट मीन्स कि अगर हम उसको फर्दर कैटेगराइज करें तो फर्दर कैटेगराइजेशन के अंदर जो एम्बियंट पोल्यूशन से होने वाली डेथ है वो 4.7 है एंड रेस्ट ऑफ द फ्रॉम द इंडोर पोल्यूशन है। सो इस हवाले से अगर हम देखें तो फोग जो है, स्मोक स्पेशली, वो ओवरऑल हमारे ओवरऑल बॉडी सिस्टम को जो है वो मुतासिर कर रही हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे सिर्फ ये लंग्स को कर रही हैं, सांस के मसाइल हैं, आइज के मसाइल हैं, उसके अलावा बाकी आपके स्किन के इश्यूज हैं। बिल्कुल, इवन अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उसमें प्रीटर्म बर्थ का एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो आपकी स्मोक है, जिस पे एक रिसर्च इंटरनेशनल जो है वो पब्लिश भी हुई है और इस पे आगे मज़ीद फर्दर रिसर्च हो भी रही है। अगर हम मेजर अदर सिस्टम की बात करें इन 2 सिस्टम से हटके तो वो हमारा हार्ट है। हार्ट के ऊपर जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक जो है, स्मोक उसको जो है उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एंड ऑलमोस्ट 50 to 55%। यानी आप कहते हैं कि दिल का मसला, फेफड़ों का मसला, आपके गुर्दों का मसला भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका दिल ब्लॉक होगा तो किडनी इफेक्ट ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली उसमें एक मेन रीजन ये है कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, जो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर है, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी जो है वो स्मॉल है, जो कि इजीली इनविजिबल पार्टिकल है और हमारे ब्लड स्ट्रीम और हमारे एयरवे के थ्रू इजीली डिसैमिनेट कर जाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हमारे जब क्लिनिक्स पे कई पेशेंट आते हैं बड़े भागते भागते, मास्क लगाया होता है, ऊपर से उन्होंने सारा अपने आप को कवर किया होता है, तो वो कहते हैं कि मेरा ना सांस रुक रहा है। तो हम कहते हैं किस वजह से रुक रहा है? वो कहता है मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो मौसमी तब्दीली है, ये जो स्मोक आ गई, इसकी वजह से मेरा सांस रुक रहा है, घुट रहा है। तो हम फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो देते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो बात है वो ज़्यादा इसकी अहमियत है कि वो किस तरह इसको अपने आप को बचा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें हमारे पास कोल आ जाता है, सूट आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, जिसको मेनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ओवरऑल बॉडी सिस्टम को जो है वो ये मुतासर कर रहा है। अगर बात की जाए पॉलिसीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास डिफरेंट तरह की, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, हमारे पास एनवायरमेंटल एजेंसी है। भी करती है कि नहीं? इनमें से
से काम डेफिनेटली वी आर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अदारे भी बन जाते हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन काम जीरो होता है, पेपर वर्क सब कुछ होता है, बिल्कुल ऐसे, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत काम कर रही है और कर भी रही है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट को कि इस पे स्मोक इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और जैसे कि आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी और ओवरऑल जो आप नेशनल लेवल पे भी देखें, इससे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स जो है वो हो रही हैं। तो हमें फौरी तौर पे अपने क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जितने पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि वो एक फोरम के ऊपर आएँ और स्मोक पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, जिसमें अगर हम देखें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपनी एमिशन को कंट्रोल करें, अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, अपने वोलेटाइल कंपाउंड्स को कंट्रोल करें। सेकेंडली हमारे जो इंडोर में है हम अपने स्टोव्स को कम करें, ह्यूमिडिफायर को ऐड करें। ये है कि कल्चर में कल्चर का वजीर होना चाहिए, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का वजीर होना चाहिए, हेल्थ में हेल्थ का मिनिस्टर हो, ताकि वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हो, तो ये मसला हल हो। डेफिनेटली डॉक्टर साहब देखें, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट ही उस मिनिस्ट्री को नहीं चला रहा होगा तो उसको कैसे पता चले? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकता है और उस लेवल की पॉलिसी इम्प्लीकेशन हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी कह लें कि इम्पॉर्टेंट नीड कि हमें उस स्पेशलिटी का बंदा उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो समझेगा कि मसला क्या। डेफिनेटली। सो हमें, आपने प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो डेफिनेटली जब तक हम उसको लॉस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, रेगुलेशंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हमारी कॉमन पब्लिक, हमारे सिटीजन्स उन लॉस को फॉलो नहीं करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। हमें अपनी ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत है। साइकिल और ट्राई साइकिल का जो एक ट्रेडिशन है उसको लॉन्च करवाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर लॉज बनाने की ज़रूरत है, ताकि मिनिमम आपका जो डीजल है और जो पेट्रोल है उसकी कंजम्पशन हो, और जो हमारे पास ओवरऑल एक इकोनॉमिकल बर्डन है हम उसको भी कम कर सकें। आपकी EFU गाड़ियाँ जो है, जो कि रात के 12 बजे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर एंटर हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉपर चेक नहीं है, ठीक है। दैट दीज आर ऑल्सो अ मेन कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर स्मोक। सो उनको लिमिट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर व्हीकल्स को लिमिट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जी डॉक्टर अनिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, सारा दिन घूमता रहता हूँ, तो हमने देखा है कि मिनिस्ट्रियाँ तो बन जाती हैं, अदारे भी बन जाते हैं। जैसे अभी हम देखें माँ बच्चे के अस्पताल जगह जगह बने हुए हैं, डिलीवरीज फिर भी रोड पे हो रही हैं, रक्षों पे हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक अवेयरनेस ना होने की भी एक वजह हो सकती है, या गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन की भी एक वजह हो सकती है। माँ बच्चे के ऊपर हमारा फोकस है, तो चूँकि आज हम बात भी PCOS और PCOD पे कर रहे हैं कि जो जनाना बांझपन में जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें एक PCOD और PCOS भी है। तो आपके पास अगर एक मरीज़ आ जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि मुझे PCOD या PCOS का मसला है, तो आप उसको जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके किस तरह लेके चलती हैं, हिस्ट्री मेंटेन करती हैं, आगे फिर आपका क्या प्रोसीजर होता है? देखें, जब भी आप पेशेंट आता है PCOS के सिम्टम्स के साथ, तो उससे कुछ बेसिक हिस्ट्री टेकिंग होती है। वो लेने के बाद ये देखा जाता है कि इसको जो सिम्टम्स की सेवेरिटी है वो किस लेवल की है। सिम्टम्स की सेवेरिटी देखते हुए पेशेंट को कुछ बेसिक वो बताए जाते हैं, टेस्ट बताए जाते हैं, स्कैन बताया जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और वो सिम्टम्स कितने अरसे से आ रहे हैं, ठीक है। उनको कंसीडर करते हुए जो वेरी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड होती है, पेल्विक स्कैन होता है, जो आपने फुल ब्लैडर के साथ करवाना होता है, यूरिन रिटेंशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट थिंग होती है वो ये होती है, आपने हार्मोनल प्रोफाइल करवानी होती है। हार्मोनल प्रोफाइल में से आपने कौन से हार्मोन्स को चूज करना। हार्मोनल प्रोफाइल में आप LHS कराते हैं, LH कराते हैं, FSH कराते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन कराते हैं, T3 करवाते हैं, T4 करवाते हैं, TSH करवाते हैं। जी जी एग्जैक्टली। और इसमें ये देखना होता है जो थायराइड, ये बेसिकली हार्मोनल टेस्ट। जी जी, जो थायराइड प्रोफाइल है वो हम हर केस में नहीं करवाते, वो डिपेंड कर रहा होता है सिम्टम्स पे। फिर इसके बाद अगर उसका वेट अनकंट्रोल हो रहा तो फिर आप थायराइड फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं। जी जी, उसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स कंसीडर करने होते हैं। पेशेंट का जो करंट हेल्थ स्टेटस होता है वो, वेट कब से डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है। अच्छा, इसमें कोई लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का भी कोई लिंक होता है? जी जी, वो देख लिया जाता है ना, मतलब अगर LDL और HDL को। जी जी देख लिया जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब ओबेसिटी रन कर रही है फैमिलीज टू फैमिलीज, तो इस केस में करवा लिया जाता है। या अगर इस तरह से हो कि PCOS का पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है 35 अबव में, तो इस केस में फिर लिपिड प्रोफाइल भी करवा ली जाती है। वरना जो PCOS का डायग्नोसिस
PCOS है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो PCOS का डायग्नोसिस है ना, ये जितने मैंने सिम्टम्स की बात की या लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात की, वो हम इस तरह से करते हैं, अगर इन सब सिम्टम्स में से कोई 3 कंडीशंस पॉजिटिव हो, 3 जो कंडीशंस की मैं बात करने लगी, इनमें से 2 चीज़ें अगर पॉजिटिव जितना आप रिलैक्स होके और स्माइली फेस के साथ बता रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि PCOS या PCOD तो हल होने वाला मसला है, इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं। जी एग्जैक्टली ये इसी तरह से है। मेरे पास जितनी फीमेल पेशेंट्स आती हैं ना, 80% को PCOS होता है, और बहुत उसमें से 20% तो वो फीमेल्स होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि PCOS है क्या या PCOD क्या है। एग्जैक्टली और फिर जो 80% जो ऐसे लोग होते हैं जिनको पता तो होता है लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे अच्छा, मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो हम विजाइनल डिस्चार्जिंग के साथ जब पेशेंट आ रही होती है लुकोरिया वगैरह, तो उसकी जब हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो PCOS या PCOD जी क्योंकि वैसे तो ये डायरेक्टली सिम्टम नहीं है PCOS का, लेकिन क्योंकि PCOS बहुत कॉमन हो चुका है इस टाइम, मतलब 80% फीमेल्स को PCOS है इस टाइम पर ना, तो इसलिए जो इसकी वजूहात हैं वो तो दूसरी साथ आपने ये भी ऐड करना है इसमें जो यंग फूड का इस्तेमाल है ना, इसके क्या इफेक्ट्स? असल में इसको लीड ही जंक फूड कर रहा है ना, मतलब जंक फूड का इंटेक जब से बढ़ा और हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया, तब से ही तो जो PCOS का इंसिडेंट है वो भर गया है, तो इसमें डेफिनेटली इसी चीज़ का। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इसको फास्ट फूड क्यों कहा जाता है। फास्ट फूड का मतलब तो ये होता है कि फूड तैयार है और खाना है, इसको तो तैयार करने में भी टाइम लगता है, तो फ्रूट मेरे ख्याल ज़्यादा फास्ट फूड है, उठाया धोया और खाया। इसमें जो कार्ब्स होते हैं, डिफाइंड कार्ब्स होते हैं, उनकी बेसिस पे कहा जाता है, मतलब ये जो बॉडी है इसको अर्ली बेसिस पे वो प्रोसेस कर लेती है। तो वैसे जो आपने फ्रूट्स और ये बात की, वो ज्यादा फास्ट फूड नहीं है, वो रेडी है, इसको हम कन्वीनियंट फूड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप ये कहती हैं कि PCOS या PCOD का जो मसला है ये नॉर्मल हो सकता है डाइट के जरिए, एक्सरसाइज? एग्जैक्टली और 80% केसेस में ना आप इसको घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, सही जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको अपना कर, जिसमें क्या आ जाता है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती हैं, और जब आपका टोटल वेट में से 20% वेट गिर जाता है तो आपका PCOS ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है। तो मतलब आपको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, लेकिन हम लोग नोटिस तब करते हैं जब तक आप ये कह लें कि डॉक्टर की भी उसकी सेवेरिटी और क्रोनिक ज़्यादा हो चुका है। एग्जैक्टली। जी नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि PCOS या PCOD के जो मसाइल होते हैं, जिसमें औरतें जो है ना वो बांझपन की तरफ चली जाती हैं या उनको प्रॉपर जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो इस तरह के उनको मसाइल होते हैं। फिर वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाती हैं, डिफरेंट फाइल्स बनवाती हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं, टेस्ट करवाती हैं, तो मेडिकेशन लेके फिर एक लंबा प्रोसीजर चलता है। तो उसके ऊपर उन्होंने डिटेल बताया कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशन करती हैं, डाइट हैबिट्स को चेंज करते हैं, तो आपका ये मसला हल हो सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगा, स्मोक के ऊपर तो हमने काफ़ी बात कर ली, आप जो आगे एक नेक्स्ट कोई इवेंट करना जा रही हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, उसमें आप क्या ऐसी चीज़ बताना चाह रही हैं कि जो हमारे नाजरीन को पता हो, तब जब वो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करें तो वो भी वो सुनने के लिए इसलिए अहल समझें अपने आप को? डेफिनेटली स्मोक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। तो मैं कॉमन पब्लिक को नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ प्रोग्राम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम करेंगे, तो इस पे मैं कुछ इस किस्म की डाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइट जो है हमारी, और कुछ ऐसे एडवांस टेक्निक जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जिसको यूज़ किया है एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, ताकि हम रिसोर्स लिमिटिंग सेटिंग के अंदर रहते हुए किस तरह से अपने इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और स्मोक जैसे एनवायरमेंटल हैजर्ड से जो है वो हम खुद को बचा सकते हैं। जी नाजरीन, डॉक्टर साहबा ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहबा, आपका हमारे इस शो में आने पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको वेलकम किया था, ऐसे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। डॉक्टर अनीका, आपको जब हम चाहते हैं बुला लेते हैं, तो आपका भी शुक्रिया है कि आप इस शो में तशरीफ़ लाई और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो नाजरीन, डॉक्टर साहबा ने आपको PCOS और PCOD पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया और उसकी नॉर्मल तरीके से आपको ये बताया कि ये मसला कैसे हल हो सकता है। इसी तरह डॉक्टर फातिमा मजीद ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो इस वक्त मौसमी इफ़ेक्ट हैं, यानी जो स्मोक आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं हर वक्त हर तरह जो है वो आपको स्मोक नज़र आती है। इसके आपकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके किडनी पे हों, लंग्स पे हों, चेस्ट पे हों, स्किन पे हों, आइज़ पे हों, या आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर हों, तो ये इनके ऊपर कैसे आपने बचना है वो डॉक्टर साहब ने आपको बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा
तो डॉक्टर साहब को हम दोबारा इन्वाइट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो बाकी हमारी चीज़ें रह गई हैं उसके ऊपर भी हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। चूँकि जब हम किसी स्टूडियो में होते हैं, प्रोग्राम पे होते हैं, तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने अगले प्रोग्राम के अंदर नए गेस्टों के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।